गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार एकेडमी। आज का हम पहला टॉपिक मैथमेटिक्स के ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का है, कक्षा 10वीं का है। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा वो किसके ऊपर बेस है? वास्तविक संख्याओं के ऊपर बेस है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसके पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग चैप्टर भी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को देखते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है, कभी कभी इन्हें प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है, कहीं पे लिख के आ जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक और प्राकृतिक संख्याएं नेम सिमिलर हैं दोनों। ठीक है, तो गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती हम लोग बचपन से पढ़े होंगे। कहाँ से पढ़ा है हमने? जीरो से तो पढ़ा नहीं है ना, एक से पढ़ा है, 1 2 3 4। तो वही 1 2 3 4 जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हें हम लोग, ठीक है, और इन्हें किससे प्रदर्शित किया जाता है? एन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एन से प्रदर्शित करते हैं। एन यानी कि नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिख के आ रहा होगा, नेचुरल नंबर्स। ओके, सेकंड हमारा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, यानी कि प्राकृतिक जो संख्याएं दी गई हैं पहली, इनके समूह में सबसे पहले क्या आना चाहिए? शून्य और मिला दिया जाए आगे को। ठीक है, शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याओं का इनका हमें एक समूह प्राप्त हो जाता है। पूर्ण संख्याओं को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। W यानी कि होल, पहला अक्षर ले रहे हैं सभी का। N, इसमें N है। ठीक है, ओके, तो इसमें देखो जैसे कि क्या है, इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। 0, सबसे पहले 0 लगाना पड़ता है ना, 0, फिर प्राकृतिक संख्याएं लिख देंगे तो हमारी क्या हो जाएंगी? ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट डाउन करते रहना, अपने नोट्स जो बनाना, क्लास जो 10 वाले होंगे, 10th वाले होंगे, वो नोट्स ज़रूर तैयार कर लेना। पहला चैप्टर है आपका, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, और डेफिनेशंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और जो बीएड और बीटीसी की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी होना ज़रूरी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका है पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्ण संख्याओं के समूह में, जो होल नंबर्स पढ़ाए थे, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक, ऋणात्मक यानी कि इनकी जिन संख्याओं के आगे माइनस लगा हो, और मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। पूर्णांकों को Z द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक यहाँ से देखो, इसमें क्या लिखा था? पूर्ण संख्याओं के समूह में। यहाँ से 0 से स्टार्ट होंगी हमारी पूर्ण संख्या यहाँ से। ठीक है, इसका समूह ये हो गया। और समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक, वो जो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4, इनके हम ऋणात्मक अंक ले लेंगे। 1 का ले लेंगे -1, 2 का ले लेंगे -2, -3, -4। ठीक है, इनको लिख देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? एक पूर्णांक बन जाएगा, जिनमें से कुछ पूर्णांक हमारे होते हैं धनात्मक पूर्णांक, यानी कि जो 0 के दाहिनी ओर होते हैं, राइट साइड होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। शून्य से बड़े पूर्णांक, जो शून्य से बड़े होने चाहिए। ठीक है, शून्य देखो, एक जो बड़ा होता है वो शून्य से बड़ा होता है, 2 भी बड़ा होता है शून्य से, तो शून्य से बड़े जो पूर्णांक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, ओके। और इसमें ऋणात्मक पूर्णांक में, ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? इस तरफ वाले, 0 के बाईं ओर लेफ्ट साइड में जो होते हैं, 0 के जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, जैसे कि -1 -2 -3 -4, ये कैसे हैं? हमारे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, नोट करके आप लोग एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना। नोट में क्या करना है कि 0
ना तो धनात्मक पूर्णांक है, शून्य का इसमें नाम भी नहीं लिया गया। देखो एग्जाम्पल में दोनों 1 से शुरू हैं, एक +1 से शुरू हुआ है, एक -1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ना ये पॉजिटिव में आता है ना ही निगेटिव में आता है। इसके आगे प्लस और माइनस का चिन्ह हम नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो चौथा हम देखते हैं, चौथा पॉइंट में क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं के बारे में काफ़ी लोग जानते भी होंगे, है ना। तो जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकते हैं, p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकें, जहाँ p और q पूर्णांक हों, ठीक है। कैसे हों? पूर्णांक में हों, जैसे ये दिए गए हैं पूर्णांक में है, ठीक है। तथा q शून्य के बराबर नहीं हो। q कैसा हो? शून्य के बराबर नहीं हो। जो नीचे वाली संख्या हो वो शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसे मान के चलो, अगर हम 2 के नीचे हम शून्य लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे कि 3/4 हो गया हमारा, 7/5 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2, ठीक है। 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2/1। 1 का भाग देंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। वापसी में यही संख्या राउंड करके आएगी, ठीक है। तो -4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? -4/1 ऐसे लिखा जाता है। तो नोट करके लिख लेना आप लोग, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। जितने भी हमारे जो पूर्णांक दिए गए हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ये सभी कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वें पॉइंट में क्या है? 5वें पॉइंट में है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? जो संख्याएं p/q के रूप में ना लिखी जाएं, परिमेय होती हैं p/q के रूप में लिखी जाएं, और जो अपरिमेय होती हैं वो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकें, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, ठीक है, √2 का अलग से मान होता है। √3, ठीक है। अब आप कह लो कि √4 नहीं हो सकता है, ठीक है। √4 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम √4 का अगर हम करेंगे तो 2 × 2 जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा, ये 2 का मान हो जाएगा, और 2 को मैंने बताया था 2/1 भी लिख सकते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये कैसी है? परिमेय संख्या है। और जो 22 है, 22 का मान वैसे लगभग 22/π है, सॉरी ये पाई है, इसका मान लगभग कितना होता है? 22/7 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट मान ये नहीं होता है, ठीक है। देखो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जो 22/7 है वो कैसा है? परिमेय संख्या है। कैसा है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान होता है हम लोग गणित में लिखते हैं 22/7, लेकिन एग्जैक्ट मान नहीं होता है वो भी, ठीक है। 6वां, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये हमारा चैप्टर भी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती हैं? जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के दोनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जिसमें परिमेय भी आ जाए और अपरिमेय भी दोनों संख्याएं आ जाएं, ठीक है। इसमें परिमेय का भी पढ़ेंगे हम लोग। तो परिमेय का क्या होती है? परिमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है, इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग देखेंगे चैप्टर में जो लिखा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है? 2 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पॉजिटिव वाले, ए और बी दिए रहने पर, जैसे हम लोगों ने 2 धनात्मक पूर्णांक लिख लिए, ये ए और बी दिए रहने पर, ऐसी अद्वितीय यानी कि यूनिक चीज़ बनेगी। यूनिक पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए, अब ये यहाँ पे सोच लो कि हमारा ए है वो बी से बड़ा है, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो बी छोटा है तो बी का हम भाग दे सकते हैं, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का हम भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो बी का हम भाग ए में देंगे तो हम
क्यू प्राप्त करेंगे, मान लेते हैं ये, ठीक है, क्यू प्राप्त कर रहे हैं, और आर हमारा ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, यानी कि जो शेषफल हमारा आर मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारा ये है ऊपर जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 19 और 3, 19 और 3 में कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये बड़ा है तो हमने बीच में लिख लिया, ठीक है, और ये छोटा है तो छोटे से हम भाग देंगे। 3 का भाग हम 19 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 3 6 18, ठीक है। 1 बचा नीचे, ठीक है। अब 19 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 6 और 3 का गुणा करा के, और ये क्या है प्लस करके यहाँ पे 1, ठीक है, यानी कि 3 6 18 और 18 और प्लस 1 यानी कि कितना हो गया 19, ठीक है, ओके। जिसमें भी हमें पता है कि जो एक है जो शेषफल है, यहाँ पे शेषफल मान लेते हैं ऐसा, ये शेषफल है, कभी कभी हमारा 0 आता है, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता, माइनस में नहीं आ सकता ये, ठीक है। 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, या 1 निकला है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब जो 1 है जो शेषफल है वो हमारे कैसे भाजक के बराबर नहीं आ सकता है, भाजक से छोटा होता है हमेशा, ठीक है। जो शेषफल होता है हमारा वो भाजक से कैसा होता है, छोटा होता है, ओके। तो ऐसा ही इसमें समझाया गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य आर से छोटी या बराबर है और आर और बी से छोटा है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, ए को हम लोगों ने भाज्य माना है, बी को हम लोगों ने भाजक माना है, भाजक से भाग देते हैं ना, भाजक माना है। क्यू को हमने भागफल माना है, जो फल हमें प्राप्त हो रहा है भागफल माना है, और शेषफल ये माना है रिमाइंडर, ठीक है। तो जो हम भाज्य निकालेंगे, बीच वाली संख्या निकालेंगे, ए को हमने क्या माना था भाज्य, जो हम भाज्य निकालेंगे तो भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। आगे देखते हैं 9वां, ये लास्ट है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके बारे में सवाल भी आएंगे हमारे, क्वेश्चन लगाने को भी आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा समझ लेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस चीज़ के बारे में। ये क्या चीज़ है, ये एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया विधि प्रदान करती है, ठीक है। 2 धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं हम लोग सी और डी, जैसे हमने सी और डी मान लिया, ठीक है। इसमें से सी बड़ा है तो सी को हम बीच में लिख लेंगे, डी छोटा है तो डी का हम भाग देंगे, क्यू बचेगा, रिमाइंडर आर मिलेगा हमें, ठीक है। तो हम लोग सी को हम कैसा लिख सकते हैं, डी क्यू प्लस आर, जो नीचे बचा है, ठीक है। फिर जो आर बचा है, आर को हम लोग फिर से डी से भाग देंगे, ठीक है। तो Q2 अगला वाला हमें भागफल मिलेगा दूसरे नंबर का Q2, ठीक है। तो R2 मिलेगा, जैसे यहाँ पे कुछ R1 वगैरह कुछ नहीं लिखा तो हमने यहाँ पर भी R2 लिख दिया है, ठीक है। तो हमें D बराबर क्या प्राप्त होगा, R इंटू क्यू टू प्लस R2, ठीक है। हम जब तक भाग देते हैं इस प्रक्रिया में, कहने का मतलब ये है हम जब तक भाग दे सकते हैं जब तक कि हमें 0 प्राप्त ना हो जाए। आप लोगों ने मासा पा पढ़े होंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बचपन में, सेम वैसे ही है, ठीक है। आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में चैप्टर में पूरा आ जाएगा। तो चरण 1 में क्या करते हैं हम लोग, पहले चरण में क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन में सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्यू और आर ज्ञात करते हैं कि सी बराबर, ये देखो यही चीज़ दी गई है, जहाँ पे क्या है, ये चीज़ है 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, ठीक है। 0 से बड़ी होगी, ये 0 के बराबर होगी या 0 के बड़ी होगी 0 से, ठीक है। और जो हमारा जो भाजक है वो इससे बड़ा होगा रिमाइंडर से, ठीक है। तो ऐसा ही है, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमें भाग देते रहना है, ठीक है। बकाया चीज़ है आपका, कल से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए जाएंगे, उसके बाद में चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डेफिनेशंस समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके सेट कर देना है, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियो हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहें। ओके, थैंक यू।